अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चौफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम ट्रांजिटिव रिलेशन जो हमने छोड़ा हुआ था उसे कंप्लीट करने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट लेंगे और साथ के साथ एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है इक्विवेलेंस क्लासेस। ध्यान से सुनिए, इक्विवेलेंस क्लासेस, रिलेशन नहीं, उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये दो टॉपिक इस लेक्चर में हम करने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक जितने भी लेक्चर हम कर चुके हैं वो सारे के सारे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। पिछले 2 लेक्चर्स जहाँ पे हमने पहली एक्सरसाइज सॉल्व करी वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो चुकी हैं सारे के सारे लेक्चर, क्योंकि उतने सारे क्वेश्चंस हैं, उनको एक्सप्लेन करना तो टाइम लग जा रहा है उन चीज़ों में। उन दोनों लेक्चर में मैंने उन सबको कंप्लीट करा हुआ है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन चाहिए, मान लीजिए आपको पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए, अब आप लेक्चर नंबर जो इससे पिछला आया था 5 में नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल ऐसा करिए कि वो क्वेश्चन नंबर लिखिए, एक्सरसाइज लिखिए। जब आप यूट्यूब सर्च कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज और पीछे से लर्निंग एकेडमी लिख लिए, तो वही पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके की वीडियो भी अपलोडेड है। तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको चाहिए तो जस्ट सिंपल से ये चीज़ें करिए तो आपको मिल भी जाएगा। अदरवाइज़ जो भी प्लेलिस्ट चल रही है स्टेप बाय स्टेप वही लेक्चर फॉलो करिए, आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ये वाला जो लेक्चर है इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, और उसके रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल बताया और कुछ नोट करने वाली बातें हैं जो मैंने रेड से लिखी हुई हैं, तो इसको भी समझेंगे ये सब क्या है। पहले तो मैं डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है कि अ रिलेशन आर इन सेट ए, कोई भी सेट ए है हमारे पास, वहाँ पे अगर कोई रिलेशन लग रहा है उस रिलेशन को ट्रांजिटिव हम तब कहेंगे अगर वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है इफ़ A1 A2 अगर रिलेशन को बिलोंग करता है, यहाँ पे आर आएगा, अगर A1 A2 रिलेशन को बिलोंग करता है और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, एंड A2 A3 भी उस रिलेशन को बिलोंग करता है, A2 A3 भी उस रिलेशन को बिलोंग करता है। अब दोनों ऑर्डर्ड पेयर में खास बात क्या है, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में वो पहला एलिमेंट बनेगा, ये खास बात है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में दिख रहे हैं, जो भी रिलेशन आपको दिए जाए, देन इम्प्लाइज तो इसका मतलब A1 A3 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। और ये जो भी A1 A2 A3 हैं ये किसका हिस्सा है? सेट ए का हिस्सा है। ठीक है, वो तो वहीं से आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया, A2 और A2 यहाँ ख़त्म हो रहा है और वहाँ शुरू हो रहा है, एक तो ये बात। और जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मांग रहा है, जो होना चाहिए, वो है A1 A3, यानी कि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट A1 और इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट यानी A3। तो सिंपल सा ये है कि अगर A1 A2 और A2 A3 इस रिलेशन में है तो A1 A3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। अब ये जो भी बात मैंने यहाँ पे बताई है अभी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, बट जब हम एग्जाम्पल में करने जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यही जो बातें जो ध्यान देने वाली हैं और किस वजह से कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट बनाया हुआ है। नोट में मैंने जस्ट इतना बताया कि आपको क्या स्टेप फॉलो करने, किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। कुल मिला के 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ बहुत आसान है, क्या? चेक ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। ओपी का मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सब के लिए आपको ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपको रिलेशन दे दिया, आपने एक में चेक करा, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया, चेक करा, वो फुलफिल हो गया और आपने कह दिया पूरा का पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव। ऐसा नहीं चलेगा, हर एक ऑर्डर्ड पेयर आपको चेक करना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी जो बाकी 2 बातें हैं वो जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा वहाँ पे समझाऊंगा, तब ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये है सेट ए 1 2 3, इसमें क्या हो रहा होगा? A क्रॉस A हो रहा होगा, सही है। और फिर एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा होगा जहाँ से ये 5 के 5 रिलेशन आए होंगे, बट मैंने वो डिफाइन करने वाला जो तरीका होता है उसे छोड़ा हुआ है, जस्ट मैंने रिलेशन उठा दिया क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव समझाना है। ठीक है, अच्छा पहला रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन कहता है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में ये, इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है,
हम कंडीशन बिठानी शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करने हैं और इन दो बातों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। कंडीशन कहती है कि A1, A2 अगर इस रिलेशन में है और A2, A3 भी इस रिलेशन में, चेक करते हैं पहला ऑर्डर पेयर 1, 2। ठीक है, हो गया ना, A1 और A2, 1, 2। अब मुझे क्या चाहिए, 2, समथिंग भी इस ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। कंडीशन यही तो है, A1, A2। अब इसको ज़रा इससे रिलेट करो, यहाँ पे क्या है, 1, 2 दिख रहा है मुझे। अब मुझे A2, A3 चाहिए इसी रिलेशन में, यानी कि मुझे 2, समथिंग है या नहीं है, ये देखना है पहले तो 1, 2 दिखा, 2, समथिंग देखने गया, ठीक है मिल गया, यहाँ पे 2, 3 मिल गया, ठीक हो गया। मेरे पास ये भी मिल गया रिलेशन में, मेरे पास ये भी मिल गया रिलेशन में। अब मेरे लिए बेहद ज़रूरी है कि A1, A3 भी इस रिलेशन में हो। इम्प्लाइज लगाया हुआ है ना, ये बेहद ज़रूरी है कि A1, A3 भी इस रिलेशन में हो। तो 1, 2 मिला, 2, 3 मिला, तो 1, 3, A1, A3 यही तो है, 1, 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब जो कंडीशन जैसा एग्जैक्ट बोल रही है वैसा का वैसा ये रिलेशन का पहला ऑर्डर्ड पेयर फुलफिल कर रहा है। तो मैं इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए टिक मार रहा हूँ, यानी कि अभी फ़िलहाल ये ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पे मैंने अभी बात बताई ना, क्या कि A1 और A2 इस रिलेशन में है, A2 और A3 भी इस रिलेशन में है। तो अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि A1 और A3 भी इस रिलेशन में हो। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। थोड़ा सा हिंदी और इस तरीके से आप नोट डाल के करोगे, थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाओगे, जो भी नोट्स आप बना रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। और अगर ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में है तो ट्रांजिटिव रिलेशन का क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो वही जो बात मैंने अभी बोली वही हमने यहाँ पे लिखी है। मैंने क्या लिखा है, अगर A1, A2, ठीक है, A1, A2 ये वाला और A2, A3 ये वाला, दोनों ठीक है, दोनों लगाए हुए हैं, दोनों रिलेशन में हैं, ये रहा ना रिलेशन, दोनों अगर रिलेशन में आपको दिख जाते हैं A1, A2 और A2, A3, तो A1, A3 ज़रूर होना चाहिए, A1, A3 ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ हो रहा था, 1, 2 था, 2, 3 भी दिख गया था आपको। अब आपके लिए बेहद ज़रूरी था कि 1, 3 भी इस रिलेशन में हो। अच्छा, अगर नहीं होता तो क्या होता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, A1, A3 ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप इन चीज़ों को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट मैंने हिंदी में रखा हुआ है। बस हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड होना चाहिए। बाकी आप किसी भी तरीके से समझे उससे मैटर नहीं करता, आपको समझ में आना चाहिए क्या ट्रांजिटिव है क्या नहीं है, किस किस तरीके के आपको रिलेशन मिल सकते हैं और उसमें कैसे हमें चेक करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो। तो मैं जो बात मैंने बोली वही मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ध्यान देने वाली एक और बात है, ट्रांजिटिव अगर नहीं होना है ना तो सिर्फ और सिर्फ उसकी यही कंडीशन है, ये वाली। मैं यहाँ पे टिक मारूँ क्योंकि हमने दोनों देख लिए हैं, क्या कि अगर ये दोनों हैं और अगर आपको ये भी मिल गया तो बहुत अच्छा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप कहोगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। इस केस में अगर आपको 1, 2 मिल रहा था, 2, 3 भी मिल गया था, अब आपको देखना था 1, 3। अगर मैं यहाँ से ये 1, 3 हटा देता हूँ तो अगर आपको अब पूछा जाता क्या ये ट्रांजिटिव है और आप पहला ऑर्डर्ड पेयर ही चेक कर रहे थे, ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें A1, A2 है, A2, A3 भी है, बट A1, A3 जो होना बेहद ज़रूरी था, यहाँ पे लिखा ना ज़रूर होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये अभी जब मैंने इसमें मिटाया 1, 3 तो ये एक ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, 1, 3 ले रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो ये क्या कर रहा है, पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। और नहीं होने के लिए सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर आपको काफ़ी है कि अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये कहने के लिए कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। एक ही ऑर्डर्ड पेयर काफ़ी है, बट अभी फ़िलहाल तो कर रहा है तो मैं लेके चल रहा हूँ कि कर रहा है, ठीक है, मैंने टिक मार दिया। अब दूसरी बात, यानी कि ये जो बात कहती है इसको अब मैं समझाने वाला हूँ, और ये तीनों बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ट्रांजिटिव आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। यही चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं, इसी वजह से मैंने इसको लेक्चर नंबर 6 में डाला हुआ है। अब अगर आप जैसे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझ चुके हो, सारे क्वेश्चंस हम लगा चुके हैं, अब आप उन्हीं क्वेश्चन के लिए सिर्फ ट्रांजिटिव चेक करते हुए आओगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अच्छा, अब मैं जाता हूँ 2, 3 के पास, ठीक है।
अगेन इसको, इस ऑर्डर्ड पेयर को ये कंडीशन बिठाते हुए फुलफिल करवाना है। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। देखते हैं 2,3, इसको मैं अगेन काउंट करूँगा A1, A2 से। इस बात का ध्यान रखना, ये इस केस के लिए A2, A3 का काम कर रहा था, बट अभी मुझे इस ऑर्डर पेयर को चेक करना है तो मैं इसे A1, A2 मान के चलूँगा। ठीक हो गया? ठीक है। तो 2,3 आपने देखा जो कि A1, A2 है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A1, A2 यानी कि 2,3 इस एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है। अब आपको देखना है कि A2, A3 इस रिलेशन में है क्या। ठीक है, यानी कि क्या देखना है, 3, समथिंग आपको मिल जाए, यही देखना है। आपने देखा 2,3 है, आप 3, समथिंग देखने गए। इस पूरे रिलेशन में आप 3, समथिंग का ऑर्डर पेयर बताओ, कोई है क्या? नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में तो हमें मिल जा रहा था तो हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे थे और सब कुछ कंडीशन अच्छी तरीके से फुलफिल हो रही थी और हमने क्या कहा, ये ट्रांजिटिव है। बट यहाँ पे तो कुछ नया ही हो गया। नया क्या हुआ, A1 और A2 मिल रहा है बट A2, A3 दिखाई नहीं दे रहा, तो अब क्या करें, है ना। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। कंडीशन कहती थी कि अगर A1 और A2 है और लगाया हुआ है, इस वजह से मैं बार बार और पे फोकस कर रहा हूँ, और A2, A3 भी इस रिलेशन में है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि A1 और A3 भी उस रिलेशन में हो। ठीक है। A1, A2 आपको अगर मिलता है और A2, A3 आपको नहीं मिलता है, यानी कि आप यहाँ तक पहुँचे, मिल गया आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है, मैंने तभी क्रॉस मारा हुआ है। ठीक है। A1, A2 मिल गया, A2, A3 नहीं मिल रहा, यही वाला सेम एग्जैक्ट केस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ तक पहुँचे बट यहाँ पे और लगाया हुआ था, आपके लिए ये भी होना ज़रूरी था। अब आप समझो कि आप इस स्टेप में पहुँच गए हो, आपको इस स्टेप में नहीं जाने दिया जा रहा, तो आप फर्दर फिर यहाँ भी कैसे जाओगे। ठीक है, इस तरीके से समझने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आप बस यहीं पे रोके रहोगे और यहीं पे आप कह दोगे कि ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। ऐसा नहीं कहोगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन थी, ये वाली। अगर आपको दोनों ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं, A1, A2 और A2, A3, और अगर तीसरा वाला A1 और A3 नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में कहोगे ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने लगाया था ना यहाँ पे, ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस वाले केस में आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है और यही दूसरी वाली बात कहती है, क्या, अगर A1 और A2 इस रिलेशन में है, ठीक है, बिलोंग्स टू लगाया हुआ ना, यानी कि इस रिलेशन में है, और A2, A3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी A2, A3 आपको इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यही होता है, नहीं दिख रहा है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे कहने का मतलब, आगे हम प्रोसीड, ये वाला स्टेप फिर ये वाला स्टेप देखने नहीं जाएंगे और वहीं पे हम कंक्लूड कर देंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो यही हमारे पास क्या रहता है, इसका पूरे जो ट्रांजिटिव की कंडीशंस कहती है उसका पूरा कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्यों रोक रहे हैं, एंड की वजह से। एंड की वजह से, एंड कहता है ना, एंड का मतलब क्या होता है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, बट आपको एक ही मिल रहा है, आपको ये वाला नहीं मिल रहा, तो आप फर्दर भी मूव नहीं करने वाले, आगे भी नहीं जाने वाले, यानी ये भी नहीं चेक करने वाले। तो आप सिंपल, आपको इतना मिल रहा है तो आप यहीं पे कहोगे कि ये ट्रांजिटिव है। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। आपने देखा 2,3, आप देखने गए 3, समथिंग, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि हम सिर्फ इस वाले स्टेप में पहुँचे हुए हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, A1, A2 इस रिलेशन में है, A2, A3 नहीं है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। और यहाँ पे लिख देता हूँ, और रिलेशन R ट्रांजिटिव होगा, R ट्रांजिटिव होगा। तो इस तरीके से भी आप अपने नोट्स कॉपी में या जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं, आप लिख सकते हो इन तीनों बातों को। इन तीनों बातों के अलावा इस रिलेशन में और कुछ भी आपको नहीं करना। ये तीनों बातें आपको अगर इसमें समझ में आ जाएंगी, इन 5 के 5 में मैं और बताने वाला हूँ, तो अच्छी बात है, तो आपको पूरा ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2,3 ट्रांजिटिव है। अब आप देखने गए 1,3 के लिए, अगेन इसको A1 और A2 की तरह काउंट करो, क्योंकि ये नया ऑर्डर्ड पेयर है, ये रहा A1 और A2। अच्छा, 1,3 है, अब अगेन 3, समथिंग देखने गए, इस ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, तो हम यहीं पे कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि आप सिर्फ इस स्टेप में पहुँचे हुए हो। बार बार मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन ट्रांजिटिव रिलेशन में ही होता है और किसी में नहीं होता ज़्यादा, है ना। रिफ्लेक्सिव हमने देखा, सिमेट्री देखा, वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। ट्रांजिटिव में इन्हीं बातों में कन्फ्यूजन होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने लगा के देखे, ये क्या है, ट्रांजिटिव है, तो मैंने मार दिया इसमें टिक।
तो जहाँ तक है पहला रिलेशन क्लियर होगा, ये पहला एग्जाम्पल है। अभी और एग्जाम्पल बचे हुए हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पेशेंस रखिए, आ जाएगा। दूसरा ये रिलेशन है 1,2। अब आप देखने गए 2, समथिंग इस रिलेशन में है या नहीं है। ठीक है, मिल गया 2,3 ये रहा। अब आपके लिए बेहद ज़रूरी है, मैंने बताया ना, अगर A1 A2 है, A2 A3 दोनों मिल गए ना दोनों, 1,2 है 2,3 है, दोनों मिल गए। अब आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि A1, A3 भी इसमें ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए। तो 1,2 है, 2,3 है, अब आपके लिए ज़रूरी है 1,3 हो। ठीक है, मिल गया, यानी कि ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। अब ये जब कर रहा है पूरी की पूरी कंडीशन ट्रांजिटिव की, हर एक स्टेप फॉलो हो गया, तो यानी कि ये अभी फ़िलहाल क्या कर रहा है, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, 2,3, ठीक है, 2,3 देखने गए। अब 3, समथिंग देखो, मिल गया 3,2, अब की बार मिल गया ना, पिछली बार नहीं मिल रहा था, अब की बार मिल गया 2,3, 3,2, तो दोनों ही मिल गए आपको, यानी A1 और A2, A2, A3 मिल गए। अब आपके लिए ये वाली लाइन फिर से पढ़ो, A1 और A2 और A2, A3 दोनों अगर रिलेशन में हैं तो A1 और A3 ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। 2,3 है, 3,2 मिल गया। अब आपके लिए ज़रूरी है कि 2,2 इस रिलेशन में हो। क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला। बोला ना यहाँ पे ज़रूरी होना चाहिए, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। और एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है उस पूरे के पूरे रिलेशन में ये बताने के लिए कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है तो हम यहीं पे कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला। आपको बाकी ऑर्डर्ड पेयर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों भी, अगर मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हमने चेक नहीं करा, मान लेता हूँ कि ये तीनों आपके इस ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे, बट ये वाला तो नहीं कर रहा था। अगर एक भी मिल गया तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका क्या कंक्लूजन आया? ट्रांजिटिव नहीं है, मैंने क्रॉस मार दिया। ठीक, तीसरा वाला 1,1, 2, 2, 3, 3, 2,3, 1,3, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखना, 1,1 मिला, 1,1 मिला, ये है A1, A2। ठीक है, अब आपको A2, A3 देखना है, यानी कि दूसरे टाइप का ऑर्डर्ड पेयर। यानी 1,1 मिला, 1, समथिंग देखो इस पूरे में, ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि दोनों मिल गए आपको, A1 और A2 मिल गया, और A2 और A3 दोनों मिल गया। अब आपके लिए ज़रूरी है कि A1 और A3 मिले, यानी 1,3 मिले। तो 1,3 ऑर्डर्ड पेयर, ये खुद यही तो रहा, तो यानी कि मिल रहा है, यानी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो पहले केस के लिए ट्रांजिटिव हो रहा है। दूसरा 2,2, अब आपके लिए ज़रूरी क्या, मतलब कि आपको 2, समथिंग वाला देखना है। A1 A2 ये रहा, 2, समथिंग देखो, ये रहा 2,3। अब आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मिल गए ना, A1 A2 मिल गया, A2 A3 मिल गया। अब ज़रूरी है कि A1 और A3 हो। अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर मिल गया तो ठीक है, हम आगे स्टेप में जाएंगे। तो 2,2, 2,3, तो 2,3 यानी 2,3, A1 ये है, A3 ये है, 2,3 होना चाहिए, तो यही तो रहा। तो यानी A1, A2 था, A2, A3 मिला, A1, A3 चाहिए था, वो खुद ये है। तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, अभी फिलहाल ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक हो गया, टिक मार दिया। 3,3 देखने गया, 3,3 है। अब आप देखोगे 3, समथिंग आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 3,3 है, 3, समथिंग देखने गए, मिल रहा है क्या इस पूरे रिलेशन में? कहीं पे नहीं है। यानी कि आप अभी सिर्फ इस वाले कंडीशन पे हो, यानी A1, A2 इस रिलेशन में है। आपको फर्दर मूव करना नहीं है, क्योंकि A2, A3 टाइप का तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यानी 3, समथिंग मिल नहीं रहा है। तो हम यहीं पे कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ये इस वाले से आ रहा है। अगर A1 और A2 रिलेशन में है, A2, A3, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ A2 का, हाँ ठीक है, A2, A3 इस रिलेशन में नहीं है, तो हम आगे नहीं जाएंगे और R ट्रांजिटिव होगा। तो इस वाली बात का मैंने यहाँ पे यूज़ करा, तो टिक मार दिया। ठीक है, 2,3 रहा, और हर एक ऑर्डर पेयर चेक करना है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी समझाना है, तो हर एक ऑर्डर पेयर चेक कर रहे हैं। तो 2,3, 3, समथिंग आप देखने जाओ, ये रहा 2,3। अब ऐसा नहीं कि आपने इन सबको चेक कर लिया तो आप इनको दोबारा ले ही नहीं सकते हो, ले सकते हैं। 2,3 है, 3, समथिंग देखने का, ये रहा 3,3। तो 2,3 था, 3,3 आपको मिल गया, 3, समथिंग देखना था, तो 3, ये मिला। अब आपके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों, यानी कि 2,3 इस रिलेशन में हो, क्योंकि दोनों मिल गए हैं। तो 2,3 था, 3,3 देखने गए, तो 2,3 होना चाहिए, जो कि खुद ये है, तो यानी कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये भी हो गया। अच्छा, 1,3 आखिरी ऑर्डर्ड पेयर है, इसको चेक कर लेते हैं। 1,3, 3, समथिंग देखने जाओ, मिल रहा है क्या? ये रहा। तो 1,3 मिला, 3, समथिंग देखने गए, ये मिला। अब आपके लिए ज़रूरी है कि 1,3
इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इसमें हो, मिल रहा है क्या, ये खुद है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन फुलफिल हो रही है। और कौन कौन फुलफिल कर रहा है, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने नोट में पहला ही पॉइंट ये रखा हुआ है, चेक ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। तो यानी कि सारे के सारे कर रहे हैं, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो जहाँ तक है ये वाला रिलेशन क्लियर होगा। दूसरा फोर्थ वाला 3,3 देखा, 3, समथिंग देखने गए, पहले स्टेप में पहुँचे, दूसरा मिल ही नहीं रहा, यानी कि ये जो दूसरी बात मैंने लिखी है नोट में, ये वाली देखनी है। A1 A2 है बट A2, A3 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। 1, 2 देखने गए, 2, समथिंग देखने गए, कहीं पे है क्या, कहीं पे भी नहीं है, तो अगेन पहले ही स्टेप में रह गए, आगे नहीं बढ़ेंगे और कहेंगे ये ट्रांजिटिव है। तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया। आखिरी वाला देख लेते हैं। 1, 1 देखने गए, मतलब 1, 1 है, 1, समथिंग देखने गए, मिल रहा है कहीं, नहीं मिल रहा है, यानी पहले स्टेप में ही हो, पहले स्टेप में तो सिंपल ट्रांजिटिव है। 2, समथिंग देखने गए, नहीं मिल रहा है, पहले स्टेप में हो तो ट्रांजिटिव है। 3, पहले ही स्टेप में हो इसमें भी, क्योंकि 3, है, 3, समथिंग देखने जाओगे कहीं पे भी नहीं है, यानी कि पहला ही स्टेप चल रहा है ये वाला, यानी कि नोट का दूसरा पॉइंट चल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे भी हमने क्या लग दिया, टिक, क्योंकि तीनों के तीनों ट्रांजिटिव की जो कंडीशन है उसे फुलफिल कर रहे हैं। तो जहाँ तक है ये पूरा का पूरा जो रिलेशन मैंने बताए 5 के 5 एग्जाम्पल, सारा का सारा क्लियर होगा। आपको ध्यान देना है पहले तो डेफिनेशन पे। अच्छा, डेफिनेशन ऐसे तो आती नहीं है बोर्ड में लिखने के लिए, तो इसको अगर आप याद नहीं भी करते हो तो ये जो 3 बातें मैंने बोली हैं, अगर ये 3 बात आप हर रिलेशन में अप्लाई करते हो, जहाँ पे भी हमसे पूछेगा ट्रांजिटिव है या नहीं है, अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका 100% आंसर सही निकलेगा। तो इन तीनों बातों को आप नोट कर लो। ये जो मैंने यहाँ पे रिलेशन के एग्जांपल कुछ बताए हैं, इनको खुद से एक बारी सॉल्व करके देखना, क्योंकि ये तीनों बातें जब तक आप खुद नहीं लगाओगे रिलेशन में, आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो। इसके बाद में इक्विवेलेंस, अच्छा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है वो बताना था, है ना। ये टर्म बार बार आ रहा था हमारे पास क्वेश्चंस में, EQUIVANCE, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का सिंपल सा ये मतलब होता है कि अगर कोई रिलेशन, मैं सपोज़ ये वाला ले लेता हूँ, क्योंकि ये वाला रिलेशन अगर आपको याद होगा तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये सिमेट्रिक भी था, हम देख चुके थे ना इसको। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कंडीशन आप पढ़ चुके हो, अप्लाई करके देखो कैसे हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी तो हो गया। अब ये भी देखा हमने, टिक मारा हुआ है। तो अगर कोई रिलेशन जो कि ये है, आपको ऐसा मिल रहा है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो रहा है, अब तीनों कब होगा, जब उन तीनों की कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। फुलफिल कर रहा है इसमें, इन दोनों को आप देखोगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में बता चुका हूँ, ट्रांजिटिव मैंने यहीं पे बताया अभी। तो तीनों की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। बस यही पूछता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दे देगा, एक सेट दे देगा, कहेगा शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों आपको शो करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा इक्विवेलेंस क्लासेस का, तो उसे देखते हैं। तो अगला छोटा सा टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस का। देखिए टॉपिक छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप मैथ्स के साथ आगे फर्दर जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे कंपटीशन हो या फिर कॉलेज में आप एमएससी या बीएससी मैथ्स से करना चाह रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं, और एनसीईआरटी में भी गिवन है, बट मैं एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन गिवन है उसको बाद में पिक करूँगा। पहले मैं एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखी और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो पहले मैं यहाँ से इक्विवेलेंस क्लासेस समझाऊंगा, उसके बाद ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले तो इतना समझिए क्या होता है कि एक सेट है ए, उसके हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं एक या फिर 2 या फिर 3, डिपेंड करता है सेट टू सेट। यहाँ पे है 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का अगर मैं पहला एलिमेंट लेता हूँ उसका एक इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा, दूसरा एलिमेंट लेता हूँ उसके लिए भी इक्विवेलेंस क्लास मिल सकता है, तीसरा एलिमेंट लेता हूँ उसके लिए भी इक्विवेलेंस क्लास मिलता है। तो बात समझना, इक्विवेलेंस क्लास हम एलिमेंट के लिए निकाल रहे होते हैं। किस एलिमेंट के लिए, सेट के एलिमेंट के लिए। अब वो एलिमेंट चाहे तो सारे के सारे भी ले सकता है, चाहे तो एक ले सकता है, चाहे तो 2 ले सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे खुद से बनाया हुआ है, तो इस वजह से मैं तीनों एलिमेंट को पिक करने वाला हूँ।
ठीक है, तीनों एलिमेंट के लिए हम इक्विवेलेंस क्लास निकालने वाले हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास कहीं पे भी वर्ड आपको समझ में आए, कहीं पे भी दिखे, तो तुरंत क्लिक करना कि हमारे पास जो भी सेट गिवन होगा उसके कुछ एलिमेंट्स लिए होंगे और उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाली गई होगी। और उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिलेशन जो भी होगा उस सेट पे लगने वाला रिलेशन जो भी होगा, क्योंकि रिलेशन के बिना इक्विवेलेंस क्लास नहीं हो सकती। और रिलेशन भी कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ये ना इक्विवेलेंस रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो वो कैसा कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी में फर्दर आगे मूव करते हुए हम इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया सेट ए, ये डेफिनेशन है, इसको इस पे भी आते हैं, पर पहले एग्जांपल समझ लो। ये एक सेट है, 3 इसमें एलिमेंट हैं। ये मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अभी आपका काम है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे है ये जज करो, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बता चुका हूँ ऑलरेडी, और इसी वीडियो मैंने अभी ट्रांजिटिव बताया हुआ है। तो ट्रांजिटिव की जो 3 कंडीशंस मैंने बताई थी, नोट डाल के रेड से यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको अप्लाई करो और देखना कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। जो मैंने बातें बताई आपको यहाँ तक समझ में आ गई। इसके बाद जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये ही है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस किसकी निकली है, 1 की निकली है, 2 की निकली है, 3 की निकली है। मैं चाहता तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 की निकाल के भी ख़त्म कर सकता था, बट मैंने तीनों की बता दी है। तो इस भ्रम में मत रहना कि इक्विवेलेंस क्लास सभी के सभी एलिमेंट की निकलती है। एग्जाम में या फिर किसी क्वेश्चन में वो 2 के लिए भी पूछ सकता है या फिर 1 के लिए भी पूछ के ख़त्म कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आता हूँ डेफिनेशन पे। इक्विवेलेंस क्लास की 2 डेफिनेशन यहाँ पे मैंने रखी है। एक तो ये सिंपल सी, बहुत आसान है समझने के लिए, और ये जो एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आप ये समझ गए पूरा एग्जाम्पल, ये भी समझ जाओगे, ये भी समझ जाओगे। देखना, लेट क्या कहता है, लेट वी हैव सेट ए, ठीक है, हमारे पास था, ये रहा एग्जाम्पल। देन इक्विवेलेंस क्लास, इसी का मतलब है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। अच्छा, वो एक्स कौन है, एलिमेंट, कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस वजह से मैंने लिखा हुआ है ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो सेट है उसको, एलिमेंट को एक्स रिप्रेजेंट किया गया है। x बिलोंग्स टू ए इज डिनोटेड बाय, अच्छा, डिनोट करने का तरीका देखो, बॉक्स बनाना है और उसके अंदर एलिमेंट रखना है, x रखना है, और वो x कहाँ से आएगा, ये सेट से आएगा, है ना। रखा है मैंने यहाँ पे, बॉक्स लगाया, 1 लिखा है, बॉक्स लगाया 2 लिखा है, बॉक्स लगाया 3 लिखा है। अब है क्या वो देखते हैं अभी। तो इतना तो चीज़ समझ में आ गई, डिनोट करने तक का हम समझ चुके हैं कि डिनोट कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद जो भी लिखा है एक तरीके की डेफिनेशन है। यहीं से हमें पता चलता है कि बॉक्स 1 में क्या रखा जाएगा, बॉक्स 2 में क्या रखा जाएगा, या फिर इक्विवेलेंस क्लास 3 में क्या रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या रखा जाता है, ये कहता है कि y रखो सच दैट y बिलोंग करना चाहिए a को, यानी कि x भी a से ही निकाला जाएगा, y भी a से ही उठाया जाएगा। अब ये y कैसा होना चाहिए, ये y ऐसा होना चाहिए कि x और y इस रिलेशन में हो। यानी कि अगर इस बात को मैं कंक्लूड करूँ ना, कुल मिला के बात इतनी है कि आपको रिलेशन से वो ऑर्डर्ड पेयर पिक करना है जहाँ पे x और y आपस में रिलेटेड हो, x और y आपस में रिलेटेड हो। अब इस बात को, इस पूरी बात को मैं एग्जांपल में लगाता हूँ, एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहना क्या चाह रहा हूँ। देखना, ये था सेट, ये था R, 1 2 3 तीनों का मैं निकालने वाला हूँ। इस बात को कहा जाता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, यानी कि 1 के लिए हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ये होती है इक्विवेलेंस क्लास। ये कहती है 1 के साथ रिलेशन में देखो कौन कौन रिलेटेड है। x, y बिलोंग्स टू r का यही तो मतलब है कि x y के साथ रिलेटेड है, और रिलेशन एक डायरेक्शनल होता है, यानी कि अगर इधर एक एलिमेंट पड़ा है तो इससे ये रिलेटेड होगा, यानी कि 1 से रिलेटेड ढूंढो क्या क्या है। तो देखो 1 से रिलेटेड इस ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन है। 1 से रिलेटेड एक 1 है तो मैंने सेट बना के 1 लिख दिया। 1 से रिलेटेड इसमें एक 2 भी है तो मैंने सेट बना के 2 भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखना 2 1 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे 2 रिलेटेड है 1 से, इसलिए मैं कह रहा था कि 1 डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में देखना। 1 किसके साथ रिलेटेड है, तो 1 1 के साथ है तो मैंने 1 लिखा। 1 2 के साथ रिलेटेड है, 1 2 तो मैंने 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखने होते हैं y। ये रहे ऑर्डर्ड पेयर, इनका y लिखा है मैंने 1, इसका y लिखा है मैंने 2। यहीं पे तो वो कह रहा था बॉक्स x बनाओ इज इक्वल्स टू लिखो y,
y कहाँ से आएगा, a से ही आएगा, ये जो 1 और 2 है a से ही तो आए हैं। और ऑर्डर्ड पेयर का जो y है वो रखा जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या था, 1 1 से रिलेटेड था, इसका 1 आया, 1 2 से रिलेटेड था, इसका 2 आया। तो ये क्या आ गई, ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है, किसकी, 1 की। तो इक्विवेलेंस क्लास में मिलता क्या है, एक सेट मिलता है जिसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो इस 1 के साथ रिलेशन में है। वो रिलेशन कहाँ से मिलेगा आपको, रिलेशन के सेट से मिलेगा। एक और बार देखते हैं 2 के लिए। 2 के लिए क्या कहोगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2। अब आप ये देखोगे 2 के साथ कौन कौन रिलेशन में है, रिलेशन के सेट में जाओ, 2 के साथ 2 रिलेशन में है, तो ये 2 उठा के मैंने यहाँ सेट में रख दिया। 2 के साथ और कौन रिलेशन में, 1 रिलेशन में, 2 के साथ 1 रिलेशन में, तो 1 उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा, ये बात अलग है कि ये जो सेट आ रहे हैं ना, ये दोनों सेम आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, किसी केस में आएंगे, किसी केस में नहीं आएंगे। इस केस में आ गए तो कोई बात नहीं, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जैसा बोला जा रहा है उसी तरीके से आपको रिलेशन उठा के वहाँ पे रखने हैं एलिमेंट। 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 कंटेनिंग 3, ठीक है। इज इक्वल्स टू बनाया आपने, सेट बनाया। अब आप रिलेशन में देखो कि 3 के साथ कौन कौन रिलेशन में, 3 के साथ एकमात्र 3 रिलेशन में, तो मैंने रख दिया 3। ये क्या मिल गया हमारे पास, इक्विवेलेंस क्लासेस मिल गई कंटेनिंग, इसके लिए 1 थी, इसके लिए 2 थी, इसके लिए 3 थी। तो कुल मिला के इक्विवेलेंस क्लास में होता क्या है, हमारे पास जो भी सेट है उनके एलिमेंट्स किस किस के साथ रिलेटेड है, उनका एक तरीके से सेट ही तो है। तो इस बात को ऐसे इनडायरेक्टली भी बोला जा सकता है, इस बात को इस तरीके से भी बोला जा सकता है। इसको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बट इसमें मैं थोड़ा और चीज़ बता देता हूँ। अब क्या करा जाता है, अब ये करा जाता है, ये जो आपके पास सेट आया ना, इसका मैं नेमिंग कर रहा हूँ। मैं एक का नाम रख रहा हूँ A1। A1 क्या है, हम 1 2 ले लेते हैं। अब देखो ये दोनों सेट बराबर ही तो हैं। हमने सेट थ्योरी में क्या पढ़ा था, हमने सेट थ्योरी में ये पढ़ा हुआ है कि अगर सेट में दोनों डिफरेंट सेट हैं, एलिमेंट अगर सेम हैं और आगे पीछे रखे हुए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ये और ये सेट क्या है, सेम है, तो इसको मैं सिंपल A1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या देता हूँ, A2। A2 में क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या कुल मिला के, यहाँ पे कुल मिला के ये हुआ, जो मेरे पास सेट A था वो कुछ टुकड़ों में बट गया है। वो टुकड़े क्या हैं, एक है A1, एक है A2। और ये टुकड़ों को क्या बोला जाता है, पार्टीशन बोला जाता है या फिर सब डिवीज़न बोला जाता है। अभी मैं इस डेफिनेशन को इसमें एग्जैक्टली अप्लाई करने वाला हूँ, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एनसीईआरटी हमसे क्या कहती है। एनसीईआरटी में डेफिनेशन है पेज नंबर 4 में, कंप्लीट है। ये जो तरीका है आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों का कंक्लूजन सेम ही आता है। अभी देखोगे कैसे, देखना क्या कहता है, गिवन एन आर्बिट्री इक्विवेलेंस रिलेशन आर। अगर हमारे पास किसी भी तरीके का इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है, उसने भी क्या बात कही, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, और मैंने भी क्या बोला था, रिलेशन जो भी रहेगा इक्विवेलेंस होना चाहिए था, ठीक है। इन सेट एक्स, इस ये सेट का नाम एक्स ले रहा है, हमने क्या लिया था, ए लिया हुआ था, ठीक है। आर डिवाइड्स एक्स, अब क्या कह रहा है, आर का मतलब है रिलेशन, कह रहा है कि रिलेशन एक्स को, यानी कि जो सेट है उसको इस तरीके से डिवाइड कर देगा कि वो क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में टूटेगा, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में टूटेगा। अब इस बात को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये था रिलेशन, इस रिलेशन ने इस ए सेट को, जो कि यहाँ पे एक्स का काम कर रहा है इस डेफिनेशन में, तो मैंने एक्स भी मान लिया, इस सेट को दो अलग अलग डिसजॉइंट सबसेट, डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग अलग, सबसेट का मतलब होता है यहीं से बन के सेट बना होगा, तो इन दोनों को डिसजॉइंट कर तो रहा है, यानी कि ये इससे अलग है और ये दोनों इसी का सबसेट है। तो हो गया ना बात, क्या, म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई का मतलब मूव करना, यानी कि मैं कह सकता हूँ आई का मतलब A1, A2, A3 सो ऑन। तो इन जनरल AI लिखा हुआ है डेफिनेशन में। हमारे पास इस क्वेश्चन में I की वैल्यू मैक्सिमम 2 बार जा सकती है, तो A1 क्या टूटा 1,2 में, A2 क्या मिला हमें 3। तो ये जो पूरी बात थी, R डिवाइड्स X इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स AI का मतलब A1 और A2, जहाँ तक है समझ में आ चुकी होगी। AI कॉल्ड पार्टीशंस और सब डिवीज़न, मैंने बोला ना ये A1 और A2 जो हैं ये टूटे हुए हिस्से हैं A के, इनको क्या बोला जाता है, पार्टीशन या फिर सब डिवीज़न। तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है। सेटिस्फाइंग, अब क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कहती है आपको जब ये टुकड़े मिल जाएंगे, जब ये पार्टीशंस मिल जाएंगे, तो वो पार्टीशंस ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं तो यही हमारे पास क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाता है, जिसमें 1 क्या है? ये है। 2 क्या है? ये है। 3 क्या है? ये है। तो कुल मिला के इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? उसने क्या करा? इस सेट को इन टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। किसमें? A1 में और A2 में, और वो टुकड़े इन 3 कंडीशन को फुलफिल करेंगे। देखना कैसे। पहला कंडीशन क्या कहता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई का मतलब यहाँ पे इससे है, 1 है, कभी 2 है, तो A1 के जो एलिमेंट हैं वो खुद आपस में क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। पहली लाइन का यही मतलब है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ आई की जगह पे आप 1 ले लो, अभी हम पर्टिकुलर जा रहे हैं तो A1 ले लो, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप पकड़ो 1 और 2 को, क्या यहाँ पे 1 1 के साथ रिलेटेड है? देखो है। क्या यहाँ पे 1 2 के साथ रिलेटेड है? देखो है। क्या 2 2 के साथ रिलेटेड है? बिल्कुल है। क्या 2 1 के साथ रिलेटेड है? बिल्कुल है। तो यही तो यहाँ पे ये कंडीशन कह रही है, रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड होना चाहिए यानी इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होने चाहिए। इसका मतलब AI यानी A1 जितने एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड हैं, खुद के साथ। 1 1 1 2 2 1 2 2। जहाँ तक ये बात क्लियर होगी, इसके लिए भी सेम चीज़ फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा है फॉर ऑल AI, है ना, जितने भी आई उसमें आ रहे हैं उन सभी के लिए। तो A2 बन रहा है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें देखो एक ही एलिमेंट है, तो 3 3 के साथ रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड टू ईच अदर बोल रहा है, तो 3 3 के साथ रिलेटेड है क्या? ये रहा, है ना। तो यानी कि जो पहली कंडीशन है फुलफिल कर रहा है ये दोनों, यानी A1 और A2 ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा, नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ, आई डज नॉट इक्वल्स टू J। इस बात का सिंपल सा इतना मतलब है कि हमारे पास पार्टीशन जब हो रहे हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। कभी आई की वैल्यू 1 होगी, कभी आई की वैल्यू 2 होगी, तो इस 2 वाले को वो J का नाम दे रहा है। सिंपल इतनी सी चीज़ है। आई डज नॉट इक्वल्स टू J यानी कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। A1 A2 आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होंगे, कोई भी एलिमेंट। नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ। इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हो, नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A2। ये हो गया एक पर्टिकुलर केस, बट मैं इसको जनरल रहने देता हूँ क्योंकि NCERT में हमें AI और AJ के टर्म में ही डेफिनेशन गिवन है, उसी से समझते हैं। ये रहा A1, ये रहा A2। क्या ये इसके एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ रिलेटेड है? देखो, क्या 1 3 के साथ रिलेटेड है? अगर 1 3 के साथ रिलेटेड है तो 1,3 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब अभी तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। 2 क्या 3 के साथ रिलेटेड है? यानी कि 2,3 इसमें होना चाहिए था, है क्या? नहीं है। यानी कि दोनों बातें, मतलब कि दोनों ही, यानी ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये इस सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। नो एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ A2, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे 1 मार्क्स में पूछ लें। तीसरी कंडीशन कहती है AI यूनियन AJ अगर आप करोगे तो वो हमेशा X मिल जाएगा। X का मतलब वही सेट दोबारा से मिल जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि हो सकता है पार्टीशन किसी में 2 मिले, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने लिया तो 2 पार्टीशन मिल रहे हैं, किसी में 3 मिल सकते हैं, किसी में 4 मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जितने भी पार्टीशन मिले उनका अगर आप यूनियन करते हो, A1 यूनियन A2 करो, तो आपको दोबारा से वही कंप्लीट सेट मिलना चाहिए, जो कि इस केस में हमें बिल्कुल मिल रहा है। तो यानी कि तीसरी कंडीशन का ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, यानी AI यूनियन AJ इज इक्वल्स टू X मिल रहा है, ठीक है। आखिरी कहता है कि AI इंटरसेक्शन AJ करने पे 5 मिलना चाहिए, यानी कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। कर दो आप, A1 इंटरसेक्शन A2 करो, कुछ मिल रहा है क्या कॉमन दोनों में? कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या हो गया? 5 हो गया, तो एम्प्टी रिलेशन मिल गया। तो कुल मिला के जो NCERT में डेफिनेशन दी है वो ये बात कहती है, वही सेम बात ये पूरी चीज़ फॉलो कर रही है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस का मतलब यही होता है कि सेट के एलिमेंट किस किस के साथ रिलेटेड हैं उनका अगेन एक सेट बना दो और उनको क्या ले लो? एज अ पार्टीशन ले लो।
एक का नाम कुछ रख दो, दूसरे का नाम कुछ रख दो, तीसरे का नाम कुछ रख दो, बट इस बात का ध्यान रखना सेट डिफरेंट होने चाहिए, तभी तो पार्टीशन होंगे अलग अलग, तभी तो उनके बीच में जो इंटरसेक्शन है वो 5 आना चाहिए, यूनियन करने पे दोबारा से वो सेट बन जाना चाहिए, और पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो यही था इक्विवेलेंस क्लासेस। तो जहाँ तक है ये एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। आप चाहे तो ये डेफिनेशन लिख लो, चाहे तो ये पूरी डेफिनेशन लिख लो, आप पे डिपेंड करता है, दोनों ही सेम बात देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ट्रांजिटिव हम सीख चुके हैं, इक्विवेलेंस क्लास हम सीख चुके हैं, तो जो एक्सरसाइज हम पिक करेंगे लेक्चर नंबर 7 में, वहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे ट्रांजिटिव से रिलेटेड।